एक बार फटाफट से बता दीजिए माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। चलिए बेटा बताइए वॉइस एकदम आपको सही आ रही है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, मेरे अंदर एकदम लाउड एंड क्लियर है, मैंने अपनी तरफ से टेस्ट कर लिया है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे सर? हम लोग पढ़ रहे थे AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमने शुरू किया था, जो कि बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिएगा AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डालेंगे आज की डेट, लिखेंगे पेज नंबर और लिखेंगे आज की क्लास का रोड मैप। सर आज हम अपने पास AS1 के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर देंगे और क्वेश्चंस में लिख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके अलावा IPM क्वेश्चन नंबर 1 3 5 ये हम अपने पास आज क्लास में करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है 7 है शायद, लेट मी जस्ट कंफर्म इट क्विकली। जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए आज की क्लास का रोड मैप। लिख लिया सभी बच्चों ने? जी हाँ सर। सर कल हमने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर मैंने आपको इस स्टैंडर्ड के बारे में क्या क्या बताया था? सर आपने कल सबसे पहले तो समझाया था अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक एंटिटी अडॉप्ट करती है किस चीज के लिए, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसी एक एंटिटी यूज करती है उसको जो सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक एंटिटी यूज करती है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। अच्छा जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स आपने बताए थे कल की क्लास में, हम सब बच्चे को याद है। सर आपने कहा था कि मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, FIFO, वेटेड एवरेज, ये a decision to make a provision for doubtful debts, the company will be making a provision for doubtful debts। अब इसके अंदर एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, वो आज की क्लास में आएगा, डिस्कशन का पॉइंट है। जब मैं बोलता हूं ना कंपनी एक डिसीजन ले रही है टू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखिए वो डिसीजन है कि हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। समझिएगा इस बात, कितना बनाएंगे वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। मैंने क्या बोला सुनिए, मैंने कहा बेटा कंपनी कहती है दैट वी विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहां पे लिखिएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक टॉपिक के हिसाब से ऐसे करके टॉपिक लिख देना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टीमेट। बता देना 27,000 में क्या करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टीमेट लिखिए। अकाउंटिंग पॉलिसी लाइन लिखिए डिटरमाइन वेदर प्रोविजन, ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं बेटा, वुड बी मेड और नॉट। और अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या बताता है? डिटरमाइंस at what value would this provision be made। आपको दोनों में फर्क समझना है। ऊपर एग्जांपल क्या है? ए लिमिटेड फ्रेम्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अरे किसी को कुछ नहीं दिखेगा अपने से अकाउंटिंग ए लिमिटेड ने फ्रेम किया अकाउंटिंग पॉलिसी की, बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है एंड उसके बाद ए लिमिटेड डिसाइडेड तो क्रिएट डेट 5% ऑफ रेट अब ये दोनों चीजों में फर्क क्या है? आज की क्लास में आएगा बेटा पॉइंट, अभी समझा के चल रहा हूं। आज इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तुम देखोगे PYQ में आया हुआ ये सवाल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने पूछी है, इंस्टीट्यूट कहता है बताओ भाई तुमको है इंडेक्स नॉलेज जैसे रट्टे मार के आएगा। अकाउंटिंग पॉलिसी कहता है आपको प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना, ये होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग एस्टीमेट कहता है कितने का बनाना, 2% 4% 5% 10% 15%, कितने का बनाना है। ये अब इसके अंदर स्टूडेंट्स में एक सेकंड लेवल ऑफ कंफ्यूजन ये देखा गया है। हम स्टूडेंट्स के साथ एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसके अंदर एग्जांपल्स नीचे फ्रेम करते हैं, आप भी लिखिए। ए लिमिटेड डिसाइडेड टू अडॉप्ट वैसा नहीं होता वेटेड एवरेज मेथड और इन्वेंटरी वैल्यूएशन। फैलाना रहता है, फैल जाएगा ना जितना उस पे आएगा वो आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। अब उसको रस्सी से बांध के कैसे रखेगा क्या? रस्सी से बांध के कहाँ पे बांध के कहाँ पे वो कोई एक पेड़ पे रख देगा उसको, उसी पे से शूट हो जाएगा। अब ए लिमिटेड ने डिसाइड किया करेक्ट ईयर में ए लिमिटेड डिसाइडेड टू अडॉप्ट वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन व्हेन दे वर यूजिंग Q4 टिल प्रीसीडिंग ईयर। ये किस चीज का एग्जांपल है? कौन सा मेथड लगाना है, हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे? हमने कहा था स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स, किस मेथड से हम उन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे, ये अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। अगर मैं अपने पास Q4 से वेटेड एवरेज पर जा रहा हूं, कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन फ्रॉम Q4 टू वेटेड एवरेज, देयरफॉर सॉल्यूशन लिखिएगा चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन फोटो शूट करना है तो सब लोग अच्छे से करवा चाहिए, नहीं कि मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अच्छे से कॉपरेट करोगे तो अच्छा आएगा, नहीं कॉपरेट करोगे तो अच्छा नहीं आएगा। इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब सर दूसरा एग्जांपल लिखिए, ए लिमिटेड डिसाइडेड टू चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन
फ्रॉम SLM टू WD। अब बताइए। इधर से जाता हूँ। लिखिएगा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपका तरीका कहता है दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यस, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग। अब ये लिखते ही बच्चों में हल्ला गुल्ला शुरू। लिख लो बच्चा कह रहा है अपनी मर्जी से चलते हो क्या ऊपर ढल, जब जो दिल आता है वो कर देते हो क्या। ऊपर देखो तुमने क्या लिखा, मैंने कहा क्या है तुमने कि मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन में अगर कोई बदलाव आया तो तुम उसको लिखते हो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और नीचे तुम क्या लिखते हो ऊपर ढल कि जब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आया तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। ऐसी कैसी बात करते हो। मैंने कहा सही लिखा है, मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है। तुमने कहा प्रूव करो। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। अकाउंटिंग पॉलिसी जब हम मेथड बदलते हैं ना, देखो अब ये बेसिक्स है, ध्यान से सुनिएगा, आपको बेसिक क्लियर हो जाए। आपको फाउंडेशन का नॉलेज याद होना चाहिए। जब हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहे थे, जब हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहे थे, मेरे पास हिस्टोरिकल मेथड में ये FIFO, वेटेड एवरेज, ये सारे मेथड्स थे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यस। अब एक बात बताइए, FIFO आप अडॉप्ट कर लीजिए या वेटेड एवरेज अडॉप्ट कर लीजिए, दोनों ही या एक्चुअल कॉस्ट पर बेस्ड थे, यानी कि आपकी इन्वेंटरी आपने 1 जन को खरीदी 10 रुपए की, 2 जन को खरीदी 15 रुपए की, 3 जन को खरीदी 25 रुपए की। अब आप FIFO लगा लीजिए तो आपकी लास्ट में से होगा जितना जो आपका इन्वेंटरी लास्ट में आया है उसमें से बचा होगा। आप वेटेड एवरेज लगा लीजिए, आप एक एवरेजिंग कर देंगे अपने क्वांटिटी और रेट के हिसाब से, वेटेड एवरेज करके आप अपने एवरेज प्राइस में इन्वेंटरी वैल्यू करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो भी आप वैल्यूएशन कर रहे हैं क्या वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर बेस्ड है। यस, उतने का इन्वेंटरी खरीदा था तुमने, या तो उसका FIFO के हिसाब से निकाल लो या वेटेड एवरेज पर, क्या वो एक्चुअल कॉस्ट पर बेस्ड है जितने का तुमने खरीदा। जी हाँ। अब डेप्रिसिएशन में मेरी बात सुनना, तुमने एक गाड़ी खरीदी, तुमने कहा गाड़ी का डेप्रिसिएशन है 20%, और इस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो इक्वल डेप्रिसिएशन लगता है हर एक ईयर में। तो क्या कर रहे हो, 10 लाख की गाड़ी खरीदी 20% पहले साल में, दूसरे साल में 20%, मतलब 2 लाख पहले साल में, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 2 लाख, चौथे साल में 2 लाख, पांचवें साल में 2 लाख। तुमने क्या किया, 2 लाख रुपए हर साल राइट ऑफ किया डेप्रिसिएशन के नाम पे उस गाड़ी में। मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 लाख रुपीस आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, आर यू श्योर कि ये 2 लाख रुपए का फॉल इन वैल्यू आ रहा है आपकी गाड़ी में। मतलब डेप्रिसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द यूटिलिटी और कैपेसिटी ओवर द इयर्स। पहले वो एक एसेट था 10 लाख रुपीस का, अब उसका एसेट का उससे 10 लाख से यूटिलिटी जनरेट होती थी 1 लाख। मुझे एक बात बताइए, क्या आप श्योर है कि फर्स्ट ईयर में आपने 2 लाख रुपए का यूटिलिटी ही कंज्यूम किया है, या वो एक आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है कि हां 2 लाख रुपए का। याद रखना, डेप्रिसिएशन इज जस्ट एन एस्टिमेट। मैं एक मशीन लेकर आया, मैंने कहा 10 साल इसका 10 लाख रुपए की मशीन 1 लाख पैसा राइट ऑफ कर रहा हूं। बेटा मुझे नहीं पता मशीन में शायद फर्स्ट ईयर में उसका कैपेसिटी रिडक्शन की वजह से उसका 2 लाख रुपए का वैल्यू कम हो गया, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में क्या लिया, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लिया। डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट होता है। मुझे लगता है कि इस मशीन का वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हुआ है 1 साल यूज कर, 1 लाख रुपए का वर्थ ऑफ ईयर एंड ईयर इसमें आया है, 1 लाख रुपए का इसका टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है, 1 लाख रुपए से इसका वैल्यू कम हुआ है। ये मेरा एस्टिमेट है। ये बहुत ही एक फाइन लाइन है जो आपकी एस्टिमेट और पॉलिसी को अलग कर देती है। डेप्रिसिएशन अगर आपको याद हो, हमने आपको ये फाउंडेशन में भी पढ़ाया, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हेंस दिस चेंज इज टू बी टेकन प्रोस्पेक्टिवली। पास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं चेंज होता, सिर्फ फ्यूचर ईयर, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर का डेप्रिसिएशन चेंज होता है। क्या बात याद आती है। दूसरा एग्जांपल, चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज आल्सो अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। भैया मैंने एस्टिमेट कर लिया मेरी गाड़ी 10 साल चलेगी, क्या 100% श्योर 3 साल के बाद गाड़ी चला देगी, दिमाग 3 साल के बाद गाड़ी चला देगी, वो चलने को तैयार नहीं है। मैं बंद कर दूंगा वे। मैं यूजफुल लाइफ भी एस्टिमेट करता हूं, डेप्रिसिएशन पूरा आपके मैं तो एस्टिमेट पर निर्भर करता है। गाना लगाऊंगा उधर चालू रखूंगा। आप जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो वो बस एक आपका एक्सपेक्टेशन है कि हां कितना एस्टिमेट है, कितने से मेरा फॉल इन वैल्यू आया है, पढ़ना नहीं है इसको, सिर्फ बताना रहना है। एक्चुअल में ज्यादा हो सकता है, कभी ऐसा होता था रीवैल्यूएशन तो करते हैं बनाना बस सुअर जैसा समझा इसको, चूतिया बात है ना, समझा इसको नहीं इसको। चुतिया बात तू कर रही है, मैं कर रहा हूँ, तो बंद करना। चुतिया बात मैं कर सुअर रहा वो क्या बोल रही है नीचे ऐसा, खुद ही सुअर है, चूहा कहीं का। तुमने उसके प्रॉफिट ऑन सेल को पीएनएल में क्रेडिट साइड में लिया क्यों, तुमने कहा मैं पास में एक्सेस डेप्रिसिएशन लगाता हूं, ये तो पता है ये लेना पड़ेगा। भाई लेंगी मैं मारूं समझा इसको, मेरा मतलब बोल जा रही है। मारेगी, मेरे को मारेगी तुम। औकात में थोड़ा चलो आज अच्छा ज्ञान मिला है आपसे, यार बच्चे को ऐसे वो भूख लगा है। उसके बाद क्या जा रहा है, लेकिन जो लाइफ सोच रहा है करना क्या है, दिमाग खराब कर दो। रात में तुम वैसे ही करता है, वैसे तो करता रहे, क्या अच्छी बात पागल पक्षी कर रहे कि मेरा आगे काम करके आपके बर्बाद बारे कर में रहे अलग अलग बातें बोल सकते हैं। मेरा ओपिनियन करने दे ना, कुछ करने दे रहा अगर आपको एक आंसर कर रहा है। व्हाट इज गॉड, कई लोग पूछते हैं भगवान क्या है। दिमाग खराब अरे तो ये चालू रखिए तू। तेरे कान में क्या है, तेरे पापा से कमी हो, समझा ना। मेरे औकात से कम है, तू शांत रह। भगवान मेरे औकात से कम है। व्हाट इज नॉलेज, दे मोबाइल मेरे मोबाइल व्हाट से इज नॉलेज, मोबाइल दे। ये ना कल से हम रात में दिमाग खराब कर लेवा। अब अपन बात पढ़ के अपन बात कुछ नहीं है। डोंट हैव नॉलेज, जिसके पास देखो ज्ञान नहीं है वो कैसे काम करता है। आप जब आप सड़क पे निकलते हो, आप किसी को देखते हो कोई अजीब सी हरकत कर रहा है, आप पहली चीज क्या बोलते हो, ये पढ़ा लिखा नहीं हो, 4 क्लास पढ़ जाता तो आज ऐसी हरकत करता, पहली चीज आप ये बोलते हो, पहली चीज आप ये बोलते हो। और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसका पर्सनैलिटी डिफरेंट होगा। कर बे मतलब भगवान किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। जो अब जो हिंदू माइथोलॉजी है करेगी ना ठीक है। बहुत सारा ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने आज की जनरेशन के लिए भी दे रखा फिर बकवास करके है। पहले नहीं करना। अन्ना कर God exists by way of knowledge. If you have good knowledge, कर you दी will तो have good सब ले knowledge, लेता अपने and भाई you are सब ले can लेता। feel the presence of God. Remember this thing. ये
चीज कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा विज्ञान की आपसे कोई ऐसी कोई भगवान की बात कर रहा हूँ, नहीं। ठीक, लाइफ दे रहा है तो ले सकते आपके लिए हैं ऐसी चीजें बताऊं शायद आपको कहीं ना कहीं जो भी आगे लगेगा, जो मुझे आज फील इसके पास अच्छी नॉलेज है, आप कभी भी उससे बात कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, you will feel good by talking to that person. Why? Because वो गॉड के प्रेजेंस में है, his knowledge, God exists through knowledge. तो इसलिए बोलता हूँ अपनी नॉलेज अच्छी करो, चलो मैं अपनी बात सुनना है, आपका पर्सनैलिटी बदल जाएगा, लेकिन आप लिखवा दो इसको तुम्हारे लाइफ टिप्स में, हाँ क्या बोला, सब्जी कर ली फिर कपड़ा उलट गई ये तुम्हारे लास्ट के 2 मिनट थे एग्जाम के लाइफ टिप, कभी भी अगर जिंदगी में नॉलेज को लेके निकल नहीं क्वेश्चन मार्क आएगा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, एक खोल बदल रही है तो याद रखना व्हाट इज गॉड, ये एग्जांपल खुद को याद दिलाना, गॉड इज नॉलेज, जितना ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान होगा, तभी तो कहते हैं संत महात्मा के पास क्या है, फोन अगर आपके ग्रंथों की नॉलेज हो, आपके माइथोलॉजिकल टेक्स्ट की नॉलेज हो, किसी भी चीज की नॉलेज हो, नहीं तू खा था मैं नहीं जाऊंगा obtain good knowledge in your life. मत जा कोई काम के लिए नहीं भेजती है। It will create कहाँ में भेजूंगी ना भेजूंगी तो बहुत बकवास कर दे और आप पढ़ाई ना और लिखाई अच्छा जो कुछ तो कमाता ही 100-200 रुपए 400 तो कमा के आता है 400 बनाना तो महीना 12,000 then you will feel the presence of God. कुछ तो चलेगा का शॉपिंग तो हो जाती करा दिन में जो पैसा कमा जो भगवान करते हैं अपन कमाएगा तू बैठ के हमेशा खाएगा सही गाइडेंस देते हैं, लेकिन मैंने आपको आगे टाइम में मैंने जो भगवान की बात नहीं की, मैंने आपको नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी, फिर आप बोल सकते हैं कि यस और आप तो नाउ गॉड प्लीज हेल्प मी एंड देन ही विल हेल्प यू, बट नॉट बिफोर खोल लगा लो देखो you will have to do that hard work for yourself. कितना मोटा है, जब आएगा कितना मोटा था। बहुत बढ़िया खोल नॉलेज बकाला मिली, ही हमारे हो आज जाना लोग जो हैं ये सारा रीजन हमने कर दिया, पता चल नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है उसका एग्जांपल समझाया, और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या बताया था, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर टू बी डिस्क्लोज्ड, दूसरी चीज आप लोगों को क्या बताएगी कि सर ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज्ड दे आर टू बी डिस्क्लोज्ड एट वन केस ओनली, एंड तीसरी चीज आपको क्या बताएगी दैट ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट आर डिस्क्लोज्ड फॉर पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर मस्ट गिव हिज ओपिनियन ऑन दैट, ये तीनों चीजें आपको कल मैंने रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन कर वहां पे दिखाई, ये तीनों पॉइंट्स थे हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़वाए थे, रिलायंस का था एक ही जगह पे सारे अकाउंटिंग पॉलिसी और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर को बताई थी कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी पे अपना ओपिनियन दे, सब सफाई करना है बहुत ही बढ़िया। देखिए ये वाला जो है ना, सब कपड़ा लगा दिखा दे सब अगर आप देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 इंस्टीट्यूट ने कैसे पूछा है, अगर हम बुक में जाके देखेंगे ये पेज नंबर 4.13 पे आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कपड़ा लगा दिखाइए पेज नंबर 4.13 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट डिस्क्राइब द मैनर इन व्हिच अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड, करी है yes as per AS1 they have described the manner in which accounting policies are to be disclosed, all significant policies are to be disclosed, they are to be disclosed at one place, they form part of financial statement and auditor must give opinion, ये क्या है पॉइंट 6 of टाइम पास कैसे दे लेने से कुछ नहीं है ताकि तू सुरजा लेके मैंने देखिए थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन वो नहीं समझता फिर भी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं दिमाग लगाऊंगा इसलिए आएंगे अपने पास अपने नोट्स में वापस, अब इन नोट्स के अंदर एक काम करते हैं, सबसे पहले वो चीज के साथ शुरू करते हैं जो आप लोग सीए फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कम टू पॉइंट नंबर पूजा बड़ी चाची की मेहंदी चाची कम टू पॉइंट नंबर 5, ये एएस का पॉइंट नंबर 5 पर क्या करोगी अपने घर अपनी जगह तो क्या करूंगी मैं के लिए क्या करूंगी फंडामेंटल अकाउंटिंग समझता क्या आता है, या सीए फाउंडेशन में पढ़ जाते हैं, अकाउंटिंग के असम्पशंस क्या है, मतलब किन बेसिस पर अकाउंटिंग किया जाता है, मसाला लेके आना जो पानी दे जरूरत नहीं है दे दे गैप वही कंसर्न जरूरत नहीं है लेके आ हां जो वही लेकर कंसर्न हम अप्रूवल तो एंड कंसिस्टेंसी, तीन चीजें थी अपने पास, पहले बात करो क्या पढ़ रहा है, लेकिन आज इसका सब हुआ है वही कंसर्न क्या होगा, खुद कर यहाँ पहला अकाउंटिंग का कंसर्न है कि खुद कर तो पानी है you will always जो हम एक लोग that business will go on for a foreseeable एक future, काम मतलब जितना लोग आप देख पा एक रहे हो, ही काम business दो will ना go on, देंगे जितना तुम देख पा रहे हो बिजनेस उतने समय के लिए will go on, and there is neither an intention nor a want, ना ही चाहत है ना ही जरूरत है, neither an intention nor a want to close down or scale down the operations of it, वही कंसर्न assumption है, आइए रीड करते हैं, कहता है कि financial statements are normally prepared on the assumption that enterprise will continue its operations in foreseeable future, मतलब जितना फ्यूचर में देख पा रहा हूँ मुझे ये दिख रहा है कि enterprise बिजनेस क्लोज डाउन नहीं करने वाली उसका बिजनेस ऐसे चलेगा, and neither there is an intention nor there is a need, want या need, ना ही intention ना ही जरूरत है to materially continue the scale of operations, क्या चीज है पहला हमारा ये assumption है, पहली वही बार कंसर्न, सही पहली बार लेनी दूसरा बात सही दूसरा, जैसे बात कर रही थी चलना तेरे को ना आज पूरा दिन में उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करिए फ्रॉम ईयर ऑन, खत्म नहीं होगा आपने बोला सर जैसे मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी FIFO का लगा लिया तो मुझे कोई कंसर्न नहीं बोलता है कि मैं FIFO को ईयर ऑन ईयर लगाता जाऊं, मैंने कहा यस सर ऐसा क्यों बोलता है ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेटा वो इसलिए ऐसा बोलता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएंगे तो आपका जो कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बढ़िया होगा, लाइक ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 सभी में FIFO लगा हुआ है, अब आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो ईयर 1 को ईयर 2 से कर लो, 3 को 1 से कर लो, 4 को ईयर 2 से कर लो, 5 को 4 से कर लो, आप कंपेयर कर सकते हो, तो इट इंप्रूव्स कंपैरिजन, तो कहता है इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ये बात of using same accounting policy for similar transactions in all the accounting periods, इससे होता क्या है, it improves comparability of financial statements, बता दिया आप लोगों को, और तीसरा अकाउंटिंग असम्पशन क्या बोलता है, अप्रूवल, अप्रूवल क्या चीज है, बेटा ये पहला कांसेप्ट है जो अकाउंटेंसी की दुनिया में बैठ रखते हैं हम सीखते हैं, अप्रूवल कहता है all the incomes and expenses are to be recorded when they occur or they fall due and not when the cash is received or paid, सर आपको नहीं ये कहता है जाना अप्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कैश का है, नो नो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, हमें फर्क पड़ता है ट्रांजैक्शन कहाँ कर, समझे, तो
तो बोलता है मैं घर पे क्यों रुक रही, जाना काम पे। क्या कर लेगा इतना हमारे पास कैश आया आई के लिए हमें जब ट्रांजैक्शन अगर हुआ तब हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तीन अकाउंटिंग असम्पशन एकदम जब नहीं रहना है, तो जब नहीं जाना तो ये मत चीजें तो आपने अपने घर पे फाउंडेशन जा काम पे। केस 1 एडिशनली क्या होता है? तो एडिशनली वो बोलता है क्या है? कहता है देखिए जब हम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस की बात करते रुकने की इसलिए बोल रही है, ये सब समझ नहीं रही। हाँ मतलब है ना, जा बोल जा डिस्क्लोजर नहीं है इस बात का कि मैं लगा रहा हूं लगा फोन लगा क्योंकि इसका नाम क्या है? पकलोल गई फंडामेंटल अकाउंटिंग अब फोन लगाएगी अकाउंटेंसी तो लगाएगी मैं रुक गया तेरे को तेरे से मतलब अच्छी फील्ड है। मतलब है ना, अगर आप अकाउंटेंसी इंडिया में सीखते जा रहे जी हैं घर पे ये दिमाग खराब कर रहा है, एक तो अलग ही दिमाग खराब कर रही है। आप लोगों को इंटरनेशनल अकाउंटिंग क्या सामान लेने सीए बनने के बाद अब वो क्या बोलेगी? वर्ल्ड में पूरे जहान में नहीं मेरे को नहीं लेना है तेरे को जाना तो जाके लेके आ मेरा दिमाग खराब कर यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, लंदन चले जाओ, मैं क्या गलत बोला? ऑस्ट्रेलिया चले गलत जाओ, बोला? आपकी डिमांड हर इकोनॉमी में, हर मेजर इकोनॉमी में आप देख लेना सीए बनने के बाद आप कहीं पर भी अप्लाई कर दो। अब बोला मैं चार्ट थोड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन कर लेना इंडिया में, बाहर अच्छा पैकेज ये मिलेगा। घर पे क्यों मैं सोच रुक रहा हूं मेरा मैं मन। अपने देश से बढ़िया मत रुक, इसलिए बोलने के लिए नहीं बोल रहा, एक्चुअल अपने देश से बढ़िया कुछ नहीं, बट स्टिल कई बच्चों का ड्रीम है कि मेरे को बाहर जाना है, काम करना है। घर पे रुकने का अधिकार से अकाउंटेंसी मेरा एक है। ऐसी फील्ड है जो आप इंटरनेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आप यहाँ सीख रहे हो वो ग्लोबली चल रहा है, एग्जैक्टली सेम हम देखें। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या है, ग्लोबली लग रहे हैं। बनाती है अगर इनको फॉलो किया है कोई अलग से डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन अगर नहीं फॉलो किया फिर डिस्क्लोजर। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कहता है अगर फॉलो किया देन नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, क्या फॉलो कर रहे हैं वो assume किया हुआ है हमने, और अगर नहीं फॉलो किया देन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। फिर आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चे बात। हाँ तो रहने को बोलता कौन, जाना तू। भाई तुम देखो असम्पशंस जो अकाउंटिंग के असम्पशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना कि तुम नहीं फॉलो कर रहे हैं। हाँ है ना मेरा अब जब मैंने जैसे ये कॉन्सेप्ट बैक किया बच्चे ने कहा सर मेरा डाउट है, मैंने कहा पूछने लेके जा रहा हूं। बच्चे कहता है सर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक असम्पशन है जो मुझे तंग करती है। मैंने कहा पूछो क्या है कंसिस्टेंसी। आपने इसमें बोला ये कंपनी को सेम अकाउंटिंग पॉलिसी लगाते रहना चाहिए, ईयर ऑन ईयर। मैंने कहा यार तो क्या ऐसे परेशान करेगी जाएगी क्या? सर मैं पहले फीफा लगाता था, मैंने बैटरी लाइट दिमाग खराब कर रहा है एक सही मेरे को पैरामीटर नहीं लगा। मैंने कहा मैंने मानता हूं बात, लेकिन मुझे मत रुका कर पाए जल्दी कर। आपने यहाँ पे असम्पशन लिख दिया कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आर टू बी फॉलोड, ठीक है। अब मुझे चेंज करनी है सर, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? बोलिए क्या आपको चेंज किया जाएगा? भाई ऐसा हो सकता है ना, मुझे कोई चीज शायद 2 साल पहले सही लगती हो, 2 साल पहले सही लगती अब मुझे सही नहीं लगती। ऐसा हो सकता है, हाँ बहुत बार होता है ऐसा। पहले मुझे ये सही लगता था कि मैं 1-2 घंटे फोन पे बैठ के आराम से चैटिंग करूं, लेकिन जैसे ही मैं सिलेंडर पहुंचा मुझे फील होने लगा 2 घंटे फोन पे चैटिंग करने में मेरा टाइम मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रही है और मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। मैंने बंद कर दिया। उसी तरह एक बिजनेस के लिए सोचो, बिजनेस पहले को लगा था, मुझे लगा नहीं यार वो सही चीज नहीं है, वो वेटर लगाना था, क्या वो अलाउ किया जाएगा? आइए बेटा अपने पास पॉइंटर नंबर 3 पे आइए बेटा अपने पास मच्छर मारूंगा, मच्छर मारूंगा। क्या बोलता है? कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय अ स्टैट्यूट दैट यू हैव by an accounting standard or for more appropriate presentation of financial statements। आप अपने पास अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हैं अगर बदलाव इज रिक्वायर्ड बाय अ स्टैट्यूट। लाइक कंपनीज एक्ट ने बोल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि क्रिएशन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपने ऐसे बोल दिया था लॉ में, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया हर कंपनी प्रोविजन फॉर ऑपरेटर, ऐसा बोला है कंपनी एक्ट में, रिकमेंडमेंट आया कंपनी एक्ट ने कहा हर कंपनी प्रोविजन फॉर ऑपरेटर बनाएगी। अभी मेरी कंपनी नहीं बनाती, मेरे लिए क्या था कि मैं कभी लग देता था। ये अब कंपनी ने कहा इट इज मस्ट पहले से था हाँ क्या पॉलिसी क्या था? मैं कहता था मेरे पैसा देता है, अगर डिलीवरी होता है तो मैं उससे कभी ले लेता हूं, तो मैं ऊपर ले लेता हूं। अब ये स्टैट्यूट बदलाव आने के बाद मुझे क्या प्रोविजन बनाना पड़ेगा? आई विल हैव टू राइट द पॉलिसी। आज तक क्या था, मैं कोई प्रोविजन नहीं बना, अब मुझे बनाना पड़ेगा। स्टैट्यूट में बदलाव आया, यस सर। तो क्या मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव लाना पड़ेगा? आज तक अकाउंटिंग पॉलिसी था नो प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड फॉर ऑपरेटर एज अल्टीमेटली आई कवर कंपनी इज एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम इट्स डेटर। सो दिस वाज देयर अकाउंटिंग पॉलिसी। अब वो कह रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी इज टू क्रिएट एज द सेम इज रिक्वायर्ड बाय कंपनी। तो कंपनी बनाई चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले बेटा मैं लीको मेथड लगाता था, लास्ट टाइम फर्स्ट ये फाउंडेशन में पढ़ा था ना, कंपनी एक्ट में बदलाव आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अरे लाई सुलेखा सुलेखा का सामान तो उसको रखना चाहिए ना सही से, अब मैं लीको लगा रहा हूं, अब केएस ने मना कर दिया, क्या लीको लगा रहा हूं, देखना चाहिए। मैं थोड़ी ना देखा अब उसी फाउंडेशन पे लीको मेथड पढ़ाया गया, लेकिन केएस तो लीको मेथड को मान्यता नहीं देता। हां इंस्टीट्यूट ने बस नॉलेज के लिए पढ़ा दिया, अदरवाइज दैट इज ऑब्सोलीट ओल्ड मेथड हैज बीन डिलीटेड एंड इट इज नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय केएस टू कोई कंपनी लीको नहीं लगा सकती, नॉलेज के लिए पढ़ा। तो मान लेते हैं सर मैं भी तो लीको लगा था, अभी नया रूल आया है, मैं लीको से अब क्या करूंगा, लीको में वेटेड एवरेज पे जाऊंगा। और तीसरा देयर चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब तीसरे में क्या हो गया, मुझे लगता है कि जो बदलाव रिक्वायर्ड है, ये जो बदलाव रिक्वायर्ड है ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। यानी मैं आज तक लीको लगा रहा था, गलत था, मुझे वेटेड एवरेज लगाना चाहिए, वो सही है, बट टू रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन आई कैन ब्रिंग द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, देन आई कैन ब्रिंग द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ना है दूसरा तो
अपना स्पीकर कम अगर बदलाव आया तो उससे रिलेटेड क्या कोई डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। सही चीज बोल रही हूँ धोने भैया अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर था, अब तुम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करोगे तो पक्की बात है ऊपर डिस्क्लोजर होगा, ऐसे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मशीनी ओपन डाल देंगे चल पॉइंट नंबर 4 पे पेड़ में डाली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एस जो आपका केस ये करेगा। पंखा जो है ना केस बेस्ड क्वेश्चन वुड नॉट दिस ऊपर डाल। मैं हर एक केस में आपको बता दूंगा। हाँ। अगर कोई केस में मुझसे है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा सर आपने इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा लिखा है, ठीक है वैसे तो मेरे को याद है कि बच्चों को बता दीजिए पॉइंट पूरा इंपॉर्टेंट आई होप आपको सीखा है। ठीक है घुमा के ना साउंड कम कर डिस्क्लोजर ऑफ जो मेरा डम पर डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वो लाइन बना के ऊपर रिमोट नहीं तो चलिए अच्छा से वो लाइन बना के देख वहाँ से लाइन बना एक मोटा मोटा हाँ ना एगो में दो है हाँ ये नीचे कितना अच्छी नट आ जा रहा है ये मच्छर कितने से जिला इधर ये लाऊंगा तो तुम मारेगी। हाँ एक मच्छर तो मरता नहीं देते। मेरा है अगर कोई बदलाव आता है डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी उससे रिलेटेड क्या पॉइंट है ये लर्न करना है बेटा। कहता है एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी बदलाव इन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड और व्हिच इज एक्सपेक्टेड कहता है अगर कोई भी बदलाव आता है एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका एक मटेरियल इफेक्ट है या तो करंट पीरियड में या व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड्स दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। समझ आती है ना जी सर। अभी से क्वेश्चन करवाऊंगा। दूसरी बात बोलता है कहता है अब सिर्फ ये डिस्क्लोज नहीं करना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आया है हमें ये भी जानना है उस चेंज का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। तो अगला पॉइंट पढ़िए द अमाउंट बाय व्हिच सच चेंज इंपैक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन करंट ईयर shall also be disclosed। तुम्हें क्या बोला The amount by which such change impacts the financial year of current year that shall also be disclosed। ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो बदलाव आ रहा है वो बदलाव क्या इंपैक्ट कर रहा है फाइनेंशियल इंपैक्ट कर रहा है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The amount by which such change impacts the financial statements in current year shall also be disclosed। And if such amount is not a certain amount if आप डिस्क्लोज कर सकते हो तो सेव कर सकते हो अगर तुम निकाल सकते हो। अब तुमने कहा मैं निकाल नहीं सकता जो मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज किया है उससे मेरा फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या रहा है तो इस बात को वहां लिखो दैट फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड कि तुम नहीं निकाल सकते। ये बात लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दैट देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट कैन नॉट बी सर्टेन। निकालने के लिए अब ऐसा इंस्टीट्यूट में क्यों लिखा तुम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तुमने बोला मैं पीको की जगह वेटेड एवरेज ले रहा हूं। अब देखो पीको के हिसाब से तो इन्वेंटरी को तुम्हें पता है कितना था वेटेड एवरेज के हिसाब से तुमने निकाल लिया इन्वेंटरी कितना था दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो तो फाइनेंशियल इंपैक्ट डिटरमाइन हो सकता है। अब तुम कहते हो नहीं कर सकता मुझे नहीं पता क्या इंपैक्ट है इंस्टीट्यूट ने कहा अच्छा ठीक कोई बात। अब तुम अपने इसी चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखो कि तुम इंपैक्ट नहीं निकाल सकते कितना इंपैक्ट आएगा ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इस बात से होगा क्या ऑडिटर आएगा सबसे पहले चेक करेगा पहले आप दिखाना कौन सा इंपैक्ट तुम नहीं निकाल सकते अब उसको पहले प्रूव करो कि तुम नहीं निकाल सकते तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा अदरवाइज ऑडिटर क्या कहेगा निकाल के डिस्क्लोज करो ये ऐसा रिक्वायरमेंट है। समझ में आया मतलब यूजर्स को ऑडिटर चेक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर ऑडिटर साइन कर दिया कि हां नहीं निकाल सकता तभी यूजर के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा अदरवाइज ऑडिटर चेक करेगा वो चीज को वैसे ही पकड़ लेगा बदलाव आया है और इफेक्ट नहीं इसका एक समरी टेबल मैंने नीचे बना दिया है। हमने कहा अगर कोई भी चेंज आता है अकाउंटिंग पॉलिसी which has a material impact in current period and the amount is ascertainable the amount of impact is ascertainable then the amount shall be disclosed। और अगर कोई मटेरियल चेंज आता है इन करंट पीरियड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है मटेरियल इन करंट पीरियड एंड द इम्पैक्ट इज नॉट ascertainable then fact shall be disclosed। किसी चीज का फैक्ट डिस्क्लोज करो कि अमाउंट जो है वो ascertainable नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड बट ascertainable इन लेटर पीरियड। मेरा जो अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट है वो क्या बोलता है कह रहा है दिस इज नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड बट इट इज मटेरियल इन लेटर पीरियड्स। आज वो चेंज मटेरियल नहीं है लेकिन जो मैं बदलाव ला रहा हूं वो फ्यूचर पीरियड में मटेरियल होगा तो उससे क्या करना है हमें उस बात का फैक्ट डिस्क्लोज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बेटा मैंने ऑपरेशंस अकाउंटिंग पॉलिसी का जो भी बदलाव है एग्जांपल देते हैं आपको इसे रखिएगा। ईयर 1 ऑफ ऑपरेशंस है मैंने फीफो लगाया ईयर 2 ऑफ ऑपरेशंस है मुझे फिर फीफो लगाना था लेकिन मैंने कहा मैं वेटेड एवरेज लगा रहा हूं। अब वेटेड एवरेज के मुताबिक मेरी इन्वेंटरी आ रही है लेट्स सपोज 2 लाख रुपीस और फीफो के मुताबिक मेरी इन्वेंटरी आती है लेट्स सपोज 1,95,000। ठीक है अब मुझे बात बताइए मेरा क्या ये जो दोनों में डिफरेंस है क्या ये मटेरियल डिफरेंस है क्या ये मटेरियल डिफरेंस है करंट ईयर के लिए ईयर 2 में तो आंसर क्यों आप कहेंगे सर 4-5 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये तो मटेरियल थोड़ी ना है दिस इज नॉट मटेरियल। आप बोलेंगे सर आपने कहा था एक चेंजेस मटेरियल इन करंट ईयर दिस इज नॉट मटेरियल तो हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे इस बात का। इंस्टीट्यूट ने इसी बात होगी इंस्टीट्यूट ने कहा वो मटेरियल करंट पीरियड के लिए नहीं है जो आप बदलाव ला रहे हैं लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जब आप ईयर 3 में जाएं अभी आपका इन्वेंटरी सेम था लिखा है लेकिन आप ईयर 3 में जाएं और आप वेटेड एवरेज से अपना इन्वेंटरी निकालें तो क्या ऐसा हो सकता है वेटेड एवरेज के मुताबिक आपका इन्वेंटरी 7 लाख आ रहा हो और जस्ट फॉर नॉलेज अगर आप चेक करने के लिए निकालें तो फीफो के मुताबिक आपका इन्वेंटरी शायद 5 लाख आ रहा हो। आगे आने वाले पीरियड्स में ये मटेरियल हो सकता है ये जो बदलाव अभी आप कर रहे हो चेंज यहां हुआ है दिस इज नॉट मटेरियल इन करंट ईयर। अभी 20-25 के लिखा करो अपने आप मैं नहीं बताऊंगा बाबा यू आर नाउ इन अ प्रोफेशनल कोर्स मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको नोट डाउन करना है उसको ये मटेरियल नहीं है करंट ईयर बट कैन इट बी मटेरियल इन द लेटर ईयर्स क्या ये मटेरियल हो सकता है मटेरियल इन लेटर ईयर्स यस समझे तो जिस साल में ये बदलाव आ रहा है ना उसी साल में मुझे फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट टू बी डिस्क्लोज इन द करंट पीरियड इटसेल्फ। इसका मैंने नीचे नोट भी डाला है इसका नीचे मैंने नोट भी डाला है ये इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिएगा कहता है a change in accounting policy is to be disclosed if the change is expected to have material effect in future accounting periods even if change has no material effect in current period उसका material effect current period में नहीं है but future period में हो सकता है then fact needs to be disclosed and
enterprise has to disclose change in accounting policy in the year of change. कहने का मतलब लेना पड़ता है इस साल भाई। में बदलाव आए उसी साल में आपको इसका बदलाव का डिस्क्लोजर करना है। अब अपनी तो आप इज्जत next year है इसका ना, डिस्क्लोजर नहीं कर पाओगे। बाकी सबकी नहीं है तो अपनी तो है ना कम से कम। Enterprise has to disclose change in the accounting policy in the year of change only. If it is not done, then you can't disclose the change in future periods. भैया इधर आओ, ये पंखा को उठा के Change in accounting policy. अब ना In future periods. आप ये नहीं कहते कि मैं ईयर 1 में डिस्क्लोजर नहीं, ईयर 2 में डिस्क्लोजर नहीं करता, ईयर 3 में कर दूंगा। आप ये adoption of different accounting policies. हेलो